बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, जो हम लोग हमने जो पिछला लेक्चर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का, उसमें हमने इनिशियल जो इब्तदाई जो चीज़ें हैं उसको हमने शुरू की थी। एक हमने स्टोरी ली थी, उस स्टोरी से हमने समझने की कोशिश की थी कि इंफॉर्मेशन जो है वो होता क्या है, उसको कैसे फिर हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको प्रोसेस कैसे करते हैं। अ, यकीनन पहले लेक्चर में शायद इतना ज़्यादा भी क्लियर नहीं हुआ होगा। इस लेक्चर में भी हम थोड़ा सा टाइम तो इसी चीज़ के ऊपर गुजारेंगे कि जी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे प्रोसेस करते हैं और रखते कैसे हैं, सेव कैसे करते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम उससे आगे चलेंगे। अ, एक नया होमवर्क ये पिछले उसमें ही देना था, लेकिन बहरहाल उसमें हमने नहीं डिस्कस किया, तो ये बहुत छोटा सा होमवर्क है। कोई एक भी नाम आपने लेना है और जो हमने लास्ट टाइम कोड टेबल देखा था उसके कोड टेबल से उस नाम को आपने सिग्नल करना है। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट टाइम जो है ना हम देखेंगे कि आपका सिग्नल जो है वो कितना करेक्ट है और दूसरा को उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोबारा चलते हैं लास्ट लेक्चर की मेमोरीज की तरफ। क्या था लास्ट लेक्चर में? था हमारा एक यूज़ केस था, एक हमारा एक सिनेरियो हमने क्रिएट किया था जिसमें हमने कहा था कि हमारा एक वो है जहाज़ शिप है जिसमें कुछ सामान है जो कि हमने पोर्ट पर लाना है, और पोर्ट पर जो ऑफिसर्स हैं दे मे नॉट बी फ्रेंडली। तो लिहाजा लेकिन पोर्ट के ऊपर हमारे अपने कुछ बंदे मौजूद हैं जो कि दे कैन टेल अस इफ़ द फ्रेंडली ऑफिसर्स आर एट द डेस्क और नॉट। जो करंट सिचुएशन है जो वो बता सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट जब भी हमें पता लगता है उस चीज़ का कि जी क्या सिनेरियो है, हमें अभी जाना चाहिए पोर्ट के ऊपर, नहीं जाना चाहिए, हम जाते हैं। ये थे ना चार। अगर हम वो सिंपल वाले केस के, हम एक कॉम्प्लेक्स वाला भी केस था हमारा, तो रिलेटिवली सिंपल वाला केस जो था उसमें था कि हमारे चार किस्म के सिग्नल्स हैं थ्रू द यूज़ ऑफ लाइट्स। ईदर when everything is off then don't come to port. If both lights are on then just proceed, and if the left one is light up then use certain section, and then when the right light is light up then use another section to protect the the goods, the stuff that we want to bring in. तो ये हमारा वो था केस था। इसमें हम इसको दोबारा एक दफ़ा देखेंगे। इसमें हमने क्या किया कि हमारे जो पोर्ट के ऊपर लोग थे उन्होंने उनके पास इंफॉर्मेशन थी, असल इंफॉर्मेशन उनके पास थी कि जी आज क्या सिचुएशन है, should we just proceed or go to certain section where we have our officers, or what should be done। तो उनके पास असल इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले हमने कहा कि जी वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हुई एक लाइट सोर्स में। ठीक है, हमने क्योंकि जाहिर सी बात है वो इन्फॉर्मेशन को दूसरे शिप तक पहुंचाने का कोई और ज़रिया नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने उस इन्फॉर्मेशन को एक लाइट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। कि लाइट सोर्स अगर ऑन है तो उसका सर्टन मीनिंग्स हैं, और लाइट सोर्स ऑफ है तो उसके कुछ और मीनिंग्स हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट सोर्स ऑन और ऑफ जो है उसके कुछ और मीनिंग्स हैं, जिसमें से हमने चार जो मीनिंग्स हैं वो हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ठीक है, जाहिर सी बात हमने कहा था कि ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और वो इवेंचुअली हमने 5 लाइट्स का भी केस थोड़ा सा डिस्कस किया था, और जो कि आज हमने पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि हम उसको यूज़ करके अपना एक होमवर्क भी बनाएंगे कि जी हम अपना नाम कम्युनिकेट करके, या कोई भी फेवरेट नाम या सेंटेंस वटेवर जो भी हमारा दिल करे वो हम उससे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल हम एग्जाम्पल में हम सिंपल 4 स्टेट हमारे सामने मौजूद है। अब देखें इसमें हो क्या रहा है। इसमें हो ये रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। ठीक है, वो क्यों चेंज, हमने लाइट के फॉर्म में क्यों चेंज किया? स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि शिप में जो बंदा था हम उसको कम्युनिकेट कैसे करें। हम चीख के उसको नहीं बता सकते। शिप जो है हमें भी 2 किलोमीटर दूर हो, ठीक है, या 1 किलोमीटर दूर हो समुंदर में,
जिस वक्त वो दूर से लाइट में भी वो देख सकती है, लेकिन या कश्ती है जो भी है वो लाइट देख सकती है लेकिन उधर तक आवाज़ तो नहीं पहुंच सकती। ठीक है। तो इस वजह से हमें या हो सकता था कोई और तरीका भी होता, लेकिन बहरहाल हमने लाइट का इस्तेमाल किया। तो हमें इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा? प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से। वो प्रैक्टिकल रीजंस क्या थी? हमारी आवाज़ पहुंच ही नहीं सकती थी। ठीक है ना। तो हमने उसको लाइट में कन्वर्ट कर लिया, लाइट क्योंकि दूर से नज़र आ सकती है। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी, हमने इन्फॉर्मेशन को हम कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है कि जो जो कश्ती के अंदर बंदा बैठा हुआ है, वो जब देखेगा क्या कहते हैं लाइट को, तो उसको पता लग जाएगा कि जी ये फलां लाइट जल रही है, लेफ्ट वाली लाइट जल रही है, राइट वाली जो लाइट जल रही है। ये जो एबिलिटी है, ये जो सलाहियत है कि उसको पता लग जाएगा, इसकी वजह से हमने उस इन्फॉर्मेशन को चेंज किया। ठीक है। इस सलाहियत को हम कहते हैं, यूं कह लो कि इन अनदर वर्ड्स प्रोसेसिंग। यानी कि वो बंदा प्रोसेस कर सकता है, बल्कि रीड करना कह लें कि वो इंफॉर्मेशन को जो उस फॉर्म में लाइट की फॉर्म में थी, उसको कन्वर्ट करके उसको इन्फॉर्मेशन कोई जो नॉर्मली इंसानों की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जहन में एक बात होती है या जो भी, उसमें कन्वर्ट कर सकता था। ठीक है। तो हमने दोबारा, यानी कि हमारा जो शिप वाला या कश्ती वाला जो बंदा है, वो लाइट को देखकर वो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि वो जाहिर सी बात है प्रायर नॉलेज, यानी कि प्रायर नॉलेज, ये जो टेबल हमारे सामने मौजूद है, उसकी मदद से कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है। तो ये दोबारा इंफॉर्मेशन हमारी कन्वर्ट भी हुई एक और फॉर्म में, और ट्रांसलेट भी हुई कि जी वो उसका मतलब क्या था वहाँ से, वहाँ दोनों दोनों तरफ से वो। तो ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जी हम इंफॉर्मेशन को कैसे, इंफॉर्मेशन कैसे अपने ना शेप बदलती है कि जी उस जगह से दूसरी जगह जाती है, उससे आगे जाने के लिए उसको क्या क्या, यानी कि क्या क्या प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है ना। ये हमारे वो है। अच्छा, अब हम आ जाए ये कहानियों, और इससे हम निकलते हैं थोड़ा सा। हमने कहा था, हमने देखा था एग्जांपल्स उसमें, क्या कहते हैं ओरिजिनली, क्या थी वो एग्जांपल? मिसाल के तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन या वट एवर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसको हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। हमने डिस्कस किया था कि जी हज़ारों साल से इंसान जो है वो तरक्की करता करता साइंस के मुख्तलिफ आगे जाता रहता था। मैकेनिकल साइंसेज, इलेक्ट्रिकल, सारी चीज़ों में वो बढ़ता गया। उसी तरह साथ साथ इंफॉर्मेशन साइंस भी बढ़ती जा रही थी, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन की मशीन बनती जा रही थी। मिसाल के तौर पे हमने एक जिक्र किया था मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉस कोसाइन मशीन, इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम। जाहिर सा वो भी एक मशीन थी, उससे आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट दे के आउटपुट में मुख्तलिफ, जाहिर सा वो तो हमने बड़ी सिंपल एग्जांपल देखी थी, और बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने रॉकेट लॉन्च करना है, ठीक है, खैर बहुत ही ज़्यादा एडवांस आ जाएगा, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने रॉकेट लॉन्च करना है या कोई सी चीज़ को थ्रो करना है, मिसाइल को थ्रो करना है, या इस तरह की किसी चीज़ को किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर करना है, तो उसमें आपको बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए। हवा की जो वो होती है, ज़मीन की कशिश, हवा का जो हवा में पानी का तनासब, ये वो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसकी मदद से आपको जो जो कि सारी जिनको सारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा टू नो कि आपको कितना एनर्जी चाहिए, कितनी एफर्ट चाहिए, कितना पुश चाहिए टू थ्रो दैट रॉकेट इनटू सर्टेन ऑर्बिट। ठीक है। तो ये काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं जिनको आप कैलकुलेट करके इवेंचुअली आपको एक वेरिएबल रिस्पांस में मिलता है, एक वेरिएबल या सर्टेन वेरिएबल रिस्पांस में मिलते हैं कि जी इतनी फोर्स, इतनी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऐसे अगर हम पुश करेंगे तो रॉकेट जो है वो इजीली उसमें अपने ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मशीन है, यानी कि उसमें इनपुट डालें और उसके जवाब में आपको आउटपुट मिलता है, वो कैसे कैलकुलेट होगा? यानी कि अगर फर्ज कि आपके पास, अगर हम कंप्यूटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें पता है, लेकिन अगर इसको हम ज़रा सा थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रखें, तो प्रैक्टिकली जो लोग हैं, हम लोग इंसान जो हैं वो बैठ के उसको कैलकुलेट, जिस तरह हमने पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व किया था, जिस तरह हमने कोसाइन
वगैरह के फार्मूला की मदद से इनपुट आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह ये कॉम्प्लेक्स वंस भी वी कैन सॉल्व। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ऑलमोस्ट देयर वर अ लॉट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर्स, यानी कि वो लोग, वो एम्प्लॉयज़ जो कि जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो इस तरह की कैलकुलेशंस करते थे। यानी कि जो भी इनपुट डेटा आता था फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिहाज से, या बड़ा मशीनें मशीनें जो भी बन रही थी उनके लिहाज से, वो उनको क्या कहेंगे, उसे मैनुअली कंप्यूट करते थे। ठीक है, तो ये हमने किया था। लेकिन 20वीं सदी के मिड में तकरीबन इवेंचुअली हमारे पास वो इन्वेंशन हुई जिसकी वजह से हमारे पास, यूँ कह लें कि इवेंचुअली हमारे पास कंप्यूटर आया। तो वो इन्वेंशन क्या थी, सबसे इम्पोर्टेंट जो थी उसमें ट्रांजिस्टर थी। अब ट्रांजिस्टर क्या था? ट्रांजिस्टर बेसिकली एक ऐसी मशीन थी जिसकी जिसको आप, मैंने रेफरेंस वैसे यहाँ पर दिया है ज़रा, ये मॉडर्न ट्रांजिस्टर का है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें आपको वेरिएशंस मिलेंगे कि ट्रांजिस्टर ने अपनी कैसी कैसी शक्लें चेंज की हैं। हमारा मकसद बहरहाल उसको साइंस को समझना सच नहीं है कि जी उसकी इलेक्ट्रिक जो उसकी इंजीनियरिंग थी, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग इफ़ यू गो इनटू दैट। लेकिन था ये क्या, ट्रांजिस्टर एक ऐसी चीज़ थी जो कि हमारे जिसको हम कुछ इंफॉर्मेशन देके उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते थे। एक यानी कि उसको बहुत ज़्यादा क्लोज, इसी वजह से मैंने एग्जांपल इसका इस्तेमाल किया था लाइट बल्ब वाली, कि जिस तरह लाइट बल्ब ऑन हो या ऑफ हो, उसमें काइंड ऑफ दो ही एक नॉर्मल लाइट बल्ब में दो ही एक स्टेट्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह ट्रांजिस्टर एक ऐसी मशीन थी जिसमें दो स्टेट्स हो सकती हैं, या मे बी शायद ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल दो ऐसी होती हैं जो कि जिसको हम स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लाइट बल्ब को तो हम सिंपल, जब वो जल रहा होता है तो हम आंखों से देख सकते हैं। जब वो शिप में बैठा हुआ बंदा है, कश्ती में बैठा हुआ बंदा आंखों से देखता है या दूरबीन से वटेवर किसी चीज़ से देखता है, तो क्या कहते हैं, वो जो है ना वो गैस कर सकता है कि जी ये लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। ऑन द अदर हैंड यही चीज़ जो है क्या कहते हैं, सॉरी, लाइट के लिए वो देख सकता है, तो ये लाइट का तरीका है। ट्रांजिस्टर में क्या तरीका है? ट्रांजिस्टर में वोल्टेज का अप एंड डाउन, और मेरे ख्याल में मॉडर्न ट्रांजिस्टर में शायद कुछ और भी होता है, लेकिन बहरहाल जो मुझे पता है वो, मैंने पुराने ट्रांजिस्टर में ही एटलीस्ट ये होता था कि जी उसमें सर्टेन वोल्टेज, यानी कि अप वोल्ट या डाउन वोल्ट, ये आप सेट कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। जो जो आप बोल नहीं रहे ना आप लोग, तो आप लोग अपना माइक म्यूट रखें ताकि खामखा नॉइज़ यहाँ ना आए ना। ठीक है, जब आपने बोलना है तो डेफिनेटली अनम्यूट करके बोलें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो लिहाजा ट्रांजिस्टर क्या चीज़ होते हैं? सिंपल एक ऐसी मशीन है जो कि जिसमें दो स्टेट्स हो सकती हैं, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। और दूसरी इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉबी जो उसकी है, जिसकी वजह से वो यूज़फुल है, वो ये है कि हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई इट इज़ ऑन हाई वोल्टेज और इट इज़ ऑन लो वोल्टेज। ठीक है, तो अगर ऐसा है, यानी कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं, सॉरी, हम नहीं, मशीन डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, मशीन जो है वो चाहे डिटरमिन कर सकती है कि समथिंग इज़ ऑन हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। ठीक है, तो ये तकरीबन उसी जैसी चीज़ हो गई जैसे हमने आंखों से देखा किसी लाइट को जलते हुए या बुझे हुए। ठीक है, इसी तरह कई मशीन जो है उसने एक ट्रांजिस्टर को सेंस कर लिया कि इट इज़ ऑन हाई वोल्टेज और इट इज़ ऑन लो वोल्टेज, एंड बेस्ड ऑन दैट इट कैन डिसाइड समथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ ये जो टेबल है हमारी, इसमें अगर हम कहें कि दो ट्रांजिस्टर हैं और दोनों ट्रांजिस्टर ऑन लो वोल्टेज हैं तो इट मींस डोंट कम टू पोर्ट, और दोनों हाई वोल्टेज हैं तो इट मींस प्रोसीड, समथिंग लाइक दैट, यानी कि एग्जैक्टली। अब ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, और उसमें खैर फिर वही बात है कि मैं इसकी एग्जैक्ट साइंस में नहीं जा रहा, वो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं, लेकिन टाइप्स मेमोरी की अगर हम देखें, अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करने को, इसके जो कॉमन कॉमन टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं मेमोरी। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जैसे ही स्टोर होती है तो हम इसे कहते हैं ये मेमोराइज हो गया, क्योंकि यही चीज़ कॉमन हमारे अंदर भी है। हम लोग, यानी कि एक नेशनल लैंग्वेज से एक चीज़ आई है कि जब भी हम कोई चीज़, कोई बात हमारे पास आ जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है, जमा हो जाती है या स्टोर हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हमारे हाफ्जे में आ गया। ठीक है, या इंग्लिश में हम उसको मेमोरी कहेंगे।
तो लिहाजा ऐसी सारी मशीनें, डिवाइसेस जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो सारी की सारी मेमोरी कहलाती हैं। ठीक है। अब उसमें कैसी मेमोरीज होती हैं? उसमें बहुत सारी मेमोरीज। हम एक नॉर्मल मेमोरी की बात करें जो हार्ड डिस्क है हमारी, ठीक है, वो मेमोरी है, हमारे यूएसबी ड्राइव्स वगैरह, ठीक है, ये सारी मेमोरीज हैं। ठीक है। और इन मेमोरीज की क्या खूबी है? इन मेमोरीज की खूबी ये है, जिनके मैंने अभी बात की हार्ड डिस्क वगैरह, और इनकी खूबी ये है कि जी आप इसको जब हटा देते हैं सिस्टम से, यानी कि ये इसके अंदर कोई फर्ज किया लाइट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ना हो, बिजली ना मौजूद हो, ये फिर भी अपनी स्टेट, उसमें सारी मेमोरी उसमें फिर भी रहती है। जब हम दोबारा हार्ड डिस्क को अटैच करते हैं तो दोबारा वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दोबारा हमें मिल जाती है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर या जो भी सिस्टम मौजूद है, वो सिस्टम के अंदर जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का स्टेट है, वो जहाँ पर होता है वो वहीं पर रहता है। जब आपने उसको करंट अटैच किया था और उसके अंदर सर्टेन बिट्स को हाई वोल्टेज पे कर दिया था और सर्टेन को लो वोल्टेज पे फर्सिया कर दिया था, तो जहाँ पर भी आपने किया था वो वहीं पर रहता है। ठीक है। तो लिहाजा जब वो उसको आप हटा देते हैं पावर से, तो उसके बाद वो वहीं रहता है। उसके बाद आप साल बाद, 2 साल बाद भी अगर उसको लगाएं, तो ऑल दैट इंफॉर्मेशन दैट यू have stored, they are there, unless of course there are mechanical or physical failures। दैट्स वाई द हार्ड डिस्क पड़े पड़े या जो भी उसके ट्रांजिस्टर या जो भी उसके इंजीनियरिंग का सिस्टम है, दैट सिस्टम में फेल एज वेल। सो उसका मतलब क्या होगा? फेल होने का मतलब ही क्या होगा कि जो उसके अंदर कैपेबिलिटी थी टू स्टोर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, वो कैपेबिलिटी किसी वजह से ख़राब हो गई, वो मिक्सअप हो गई। वो फर्ज किया वो हाई वोल्टेज पे सर्टन ट्रांजिस्टर थे, तो फर्ज किया वो दे कुडंट कीप इट अप। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही ऐसा होगा हमें पता लग जाएगा कि हमारी हार्ड डिस्क, यानी कि उस मशीन को पता लग जाएगा कि दिस हार्ड डिस्क इज नॉट वर्किंग। ठीक है। जाहिर सी बात है, उसमें ऐसे सिस्टम भी होते हैं टू डिटेक्ट के जी ये पहले ये यानी कि ये मेल फॉर्म कर रहा है, ख़राब हुआ है। ये हमारे हार्ड डिस्क हो गए। इसी तरह हमारे दूसरे भी हमारे हमारे रैम कंप्यूटर के अंदर, या जो भी मोबाइल फ़ोन है या वटेवर, सारी मशीन जो कंप्यूटिंग मशीन है उसमें रैम भी होती हैं, उसमें कैश भी होती हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन बहरहाल रैम के बारे में आपको एक चीज़ पता है कि जब हम उसको कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तभी उसके अंदर मेमोरी आती है और वो प्रोसेस उसको करता है। तो लिहाजा ये जो रैम वाली रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो बेसिकली वो वाली मेमोरी है जो कि सिर्फ पावर मौजूद हो तो काम करती है। अगर पावर मौजूद ना हो तो वो काम नहीं करती। तो कहने का मकसद यहाँ पर हो सकता है टेक्नोलॉजीज जो है वो डिफरेंट, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी है तो जाहिर सी बात है फिर हम इसको मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि इन इस मेमोरी के फीचर ये हैं कि भाई ये जो है ना, ये नहीं अवेलेबल होती एज सुन एज द पावर इज़ ऑफ। उससे फ़ायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं ये वाला, हम वो वाला क्यों नहीं यूज़ करते? तो सिंपल सी बात है कि इसके और उसके स्पीड में बहुत फ़र्क होता है। यानी कि रैम को हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि जी उससे हम बहुत क्विकली जो है वो डेटा रिट्रीव कर सकते, इंफॉर्मेशन जो है वो जो उसमें स्टोर पड़ी हुई है हम उसको रीड कर सकते हैं। तो लिहाजा हम इस वजह से हम रैम को यूज़ करते हैं। बिल्कुल यही चीज़ जो है वो कैश और रैम का डिफरेंस भी है। जिस तरह रैम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट है कंपेयर टू हार्ड डिस्क, कैश जो है वो उससे भी कहीं ज़्यादा फास्टेस्ट है कंपेयर टू रैम। ठीक है। लेकिन क्या इसी वजह से कैश जो है वो सीपीयू एक्चुअल प्रोसेसर जो एक्चुअल एग्जीक्यूटर होता है उसके बिल्कुल करीब वहाँ पर इस्तेमाल होती है। लेकिन जिस तरह हम कह रहे हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि यार हम फिर हार्ड डिस्क की जगह से यही क्यों नहीं यूज़ कर लेते, लेकिन जैसे उसमें एक मसला है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर की डिपेंडेंसी, कि वो लाजमी चाहिए। सेकेंडली अगर हम कैश और रैम की सिर्फ बात करें तो उनकी कॉस्ट, यानी कि वो जिस टेक्नोलॉजी से बनी है, जिन चीज़ों से बनती है, वो चीज़ वो इवन कॉस्टली ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारे यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के डिफरेंट तरीके, हमने कुछ थोड़ा सा यानी कि एक ओवरव्यू लिया। इसमें जाहिर सी बात है हमने थोड़ा से क्या कहेंगे इसे, हमें इसमें डीप डाइव करना चाहिए, लेकिन हमारा अभी जो है मकसद एग्जैक्टली वो नहीं है। ठीक है। हमने हमने हम इंट्रो टू कंप्यूटिंग में हम उसको टच कर रहे हैं सिर्फ। ये हमने डिस्कस किया कि जी एक बल्ब जो है हमारा वो जो है ना
क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। एक ट्रांजिस्टर जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। हम ये हमने कहा बड़े आराम से, बड़े मज़े से कहा, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन को हमने देखा है कि कितने इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। वो बस एक स्टेट को स्टोर कर सकती है, ठीक है। यानी कि एक बल्ब में, यानी कि या तो वो ऑन है या ऑफ है। अब हम उस ऑन या ऑफ के साथ जो मर्जी इंफॉर्मेशन एसोसिएट कर लें। वो ऑन है तो इसका मतलब है कि ये फला 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 फला, और वो ऑफ है तो इसका मतलब है ब्ला 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 ब्ला। फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे ऊपर है। लेकिन बहरहाल हमारे पास ये दो ही स्टेट्स, नथिंग एल्स। एग्जैक्टली सिमिलरली हमारे पास ट्रांजिस्टर में भी दो ही स्टेट्स हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए हम कहते हैं बिट इज सॉरी, सबसे पहले हम इसी वजह से हम इसको और इसका नाम हम रखते हैं, इसको हम कहते हैं बिट। अब मुझे नहीं पता ये टर्म कैसे बनी, लेकिन बहरहाल ये एक इंफॉर्मेशन जो जो ऑन या ऑफ की जो इंफॉर्मेशन है, इस ऑन या ऑफ स्टेट को मेंटेन करने वाली चीज़ को हम कहते हैं बिट। मतलब ये है कि जी हमारी लाइट बल्ब जो है वो ऑन ऑफ होकर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, उस इंफॉर्मेशन को क्वांटिफाई हम इस तरह करते हैं कि ये एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसी तरह एक ट्रांजिस्टर जो हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ऑन या ऑफ के फॉर्म में, हम उसको कहते हैं ये एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी जो है वो एक बिट है। अब ये एक बिट इंफॉर्मेशन हमने शुरू में ही एग्जांपल में देख लिया था, जो पिछली वाली मेन एग्जांपल में, कि इट्स नॉट मच। कि हमने पहले जब हमने सिर्फ एक बल्ब यूज़ किया था तो उस एग्जांपल में था कि जी आगे बढ़ जाए कश्ती, ये ना बढ़, ये स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल सिस्टम्स में थोड़ी ही देर में हम इवन उस जो सिंपल से एग्जांपल में भी, जो हमने अपने शिप वाले एग्जांपल में भी, हमें फ़ौरन ही पता चल गया कि एक बिट इज़ नॉट इनफ। एक बिट से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। कम से कम हमें दो बिट चाहिए। हम दो बिट पे गए तो हमें लगा कि नहीं, दो बिट से भी मसले तो हैं इसमें। यानी कि दो बिट से में भी क्या कहते हैं थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, लेकिन दो, फिर हमने तीन बिट का कि हमने सोचा था, एंड इवेंचुअली हम पाँच बिट पर आ गए थे, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ से हमें ये पता लगती है कि जी जो बिट और बाइट्स हैं, क्या कहते हैं जो हमारे, सॉरी बिट्स जो हैं वो हमारे अकेले तो कुछ नहीं है, तो लिहाजा हमें उनको बाइट लेवल पर जाना पड़े। बाइट लेवल क्या होते हैं? बाइट लेवल जी, आप कुछ बिट्स को जोड़ दो और उनको मिला के हम जो बात कहेंगे हम उसको बाइट कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमने तीन बिट्स को जोड़कर कहा, तो मे भी हम तीन बिट्स को भी बाइट कह सकते थे, यानी कि एक नाम दे सकते थे, ठीक है। इसी तरह हम पांच बिट के का जो हमने कोड टेबल बनाया, जिसपे हमने कहा कि हम इस पे अपना नाम भी इसको इससे इससे डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम बाइट कह सकते थे। लेकिन बहरहाल बाइट जो है वो 8 बिट्स का ग्रुप होता है। 8 बिट्स जब टुगेदर, यानी कि हम इनको जोड़कर हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं, तो हम उसको कहते हैं जी कि ये जो है ना एक बाइट है। अब वो बाइट हमें क्या उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अ, और या फिर कि इज़ इट ऑल, कि जी एक बाइट को हमने कंबाइन कर दिया एंड दैट्स इट, या बाइट को मज़ीद भी किसी जगह कंबाइन कर, किसी तरह कंबाइन करते हैं। लेकिन इवेंचुअली बिट हो बाइट हो, ये सारी मिलके ये जो मेमोरी है, इससे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम करते हैं। हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अ, ये जैसे अब देख रहे हैं हम, यहाँ पर इस स्लाइड में आप देखें तो टॉप पर हमारे पास सारों पर मैंने 0 0 0 लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल 0 या 1 दो स्टेट जैसे हो सकती है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या अभी हम इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑन या ऑफ, ठीक है। तो लिहाजा वो जो बिट्स हैं हमारी, वो या तो ज़ीरो होती हैं या वन होती हैं, ठीक है। अब चूंकि ज़ीरो या वन ही होती हैं, तो लिहाजा मैथमेटिक्स का अगर थोड़ा सा ध्यान मिलाएं तो हमें यानी कि ये हो गया कि हम इसको अपने नॉर्मल डेसिमल सिस्टम के ऊपर नहीं मैप कर सकते। यानी कि डेसिमल सिस्टम में हमारे पास ज़ीरो से लेके नौ तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, 10 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं जिनसे हम नंबर्स बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो 0 और 1 सिर्फ दो स्टेट्स हैं। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट डेसिमल सिस्टम,
दिस इज एक्चुअली बाइनरी सिस्टम। बाइनरी का मतलब दो से स्टेट वाला सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन यही है कि जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं, दे कैन बी इवन जीरो और दे कैन बी वन। ठीक है, तो अगर हम ज़ीरो और सिर्फ वन हो सकते हैं वो, तो लिहाजा हम उससे अपने डेसिमल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम एक बिट से फिर हम जाहिर सी बात है ज़ीरो या वन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन को नहीं कर सकते। लेकिन हम टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन को कैसे कर सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, हम जाहिर सी बात है वो बिट्स को कंबाइन करके कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबब्ली आगे वाले कोर्सेज में आपको इवन कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन वगैरह में और दूसरे कोर्सेज में आपको बाइनरी सिस्टम, मैथमेटिक्स के कोर्सेज में जो भी आप पढ़ेंगे उसमें आप ये बाइनरी सिस्टम को शायद बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ें। लेकिन हमारे लिए मुख्तसर सी बात क्या है जी कि हम मिसाल के तौर पर अ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक सेकंड, ये जो है चार यहाँ पर है, चार यहाँ पर है, तो ये आठ बिट्स हमने जोड़ के हमने क्या कर लिया, एक बाइट हमने बना लिया। ठीक है, इस चार बिट्स आठ बिट्स को जोड़ के बाइट बनाने का फायदा क्या हुआ कि अब हम इस आठ बिट्स की मदद से ज्यादा इंफॉर्मेशन को क्विकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या इन अनदर वर्ड्स हम इस तरह कहें कि जी हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी ना, अगर हमने नंबर स्टोर करना हो तो हम बिट इस लेवल के ऊपर प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम दो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते थे। यानी कि मिसाल जीरो और वन, अगर हमने नंबर स्टोर करने हो तो जीरो या वन को स्टोर कर सकते थे। अगर हमने ये बताना हो कि जी किसी चीज़ की क्या वैल्यू है, तो हम इस एक बिट को इस्तेमाल करके तो हम सिर्फ दो नंबर उसमें स्टोर कर सकते थे, दो नंबर हम बता सकते थे। लेकिन अगर हम यही आठ बिट्स को जो ये वाले हमने कहा अगर हम इस्तेमाल करें, तो अब टू टू द पावर एट कितना होता है? ठीक है, 256। यानी कि अगर हम एक बाइट को इस्तेमाल करें तो हम इसमें 256 डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये है कि जी जीरो वन टू थ्री, अगर हम नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें कि जी अगर किसी चीज़ की कोई वैल्यू बतानी हो और उसकी चीज़ की वैल्यू जो है वो जीरो टू 255, यानी कि टोटल 256 वैल्यू तक हो सकती हो, तो हम एक बाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस बाइट को जब भी कोई चेक करेगा, उसकी वैल्यू अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं 70 है, 30 है, 150 है, 255 है, ये सारी वैल्यू उसमें स्टोर हो सकती हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया वैल्यू जो है वो 256 ऑनवर्ड हो, तो प्रैक्टिकली हम एक बाइट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, वो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर नहीं कर सकते, फिर हम उससे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि क्लियर है ना कि 8 बिट की मदद से हम सिर्फ 256 मैक्सिमम जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। तो लिहाजा इससे ज़्यादा करना होगा तो क्या करना होगा? फिर इससे ज़्यादा करना होगा तो फिर हम बाइट्स को जोड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने कितने बाइट्स को जोड़ दिया, चार चार आठ, आठ मजीद 8 बाइट को जोड़ दिया। ग्रुपिंग हम बिट और बाइट की कहते हैं। उसके बाद क्या ग्रुपिंग होती है वो थोड़ा सा हम अभी देख लेते हैं, लेकिन बहरहाल अच्छा, लेकिन बाइनरी जो है सिस्टम है हमारा, हम उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लाइंट एक सिस्टम हैक्स होता है, हम ज़्यादातर हम उसको भी यूज़ करते हैं। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम बेस 2 का सिस्टम होता है। ठीक है ना, डेसिमल जिस तरह हमारा बेस 10 का सिस्टम होता है, उसमें हर चीज़ 10 से डिवाइड होके बनती है, या 10 नंबर्स को की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, 10 डिफरेंट नंबर्स के, यानी कि जो हमारे नॉर्मल सिस्टम है, काउंटिंग सिस्टम, वो हमारा 10 बेस 10 पर होता है। तो बाइनरी जो है, जैसे मैंने कहा आपको कि बेस 2 का होता है, कि उसमें सिर्फ दो डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं और उसको आप बढ़ाते जाते हो। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लाइंट एक और सिस्टम भी हम सोच सकते हैं, वो बेस 16 का है। वो क्या है? वो सिर्फ ग्रुपिंग है। यानी कि इंस्टेड के जी हम एक बिट लें, और फर्ज किया अगर हम एक बिट से हम क्या कहेंगे उसे, अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो एक बड़े नंबर को, मिसाल के तौर पर जस्ट बड़ा नंबर क्या 300 भी अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो मे बी वो इस तरह का नंबर होगा कोई, वन सॉरी,
10 10 10 10 10, ये मैं वैसे ही वो कर रहा हूँ। लेकिन कुछ इस तरह का नंबर होगा वो, यानी कि 9 या 10 या 12 वंस और जीरोस होंगे। ठीक है। तो एक छोटा सा नंबर को 300 335 नंबर, कुछ इस तरह का छोटा सा नंबर को शो करने के लिए इतने सारे वो करने पड़ेंगे। उसके मुकाबले में अगर हम इनको ग्रुप्स कर लें चार चार में मिसाल के तौर पर, तो वो हमारा हेक्स का सिस्टम आ जाता है। अगर हम चार चार में इनको ग्रुप कर लें तो हम उसको, यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि हम बेस 16 के अंदर इसको कंप्यूट कर लें तो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम ये और कंप्यूटर के लिए भी, चूँकि बेस 2 बेस 16 जो है वो प्रोसेसिंग में दे आर ऑल द सेम। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इनको ग्रुपिंग करके बेस 16 में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेस, फिर वही बात है कि मैं अभी जो है ना उसके उसको सिर्फ आपको टच करना चाहता हूँ, यानी कि हम इसकी इंफॉर्मेशन, जिसकी डिटेल जो है हम बाद में डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह जीरो बाइनरी के अंदर दो स्टेट्स होती हैं, 0 या 1। सॉरी, ये तो अच्छा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। बाइनरी के अंदर दो सिस्टम होती हैं, ठीक है। बाइनरी, डेसिमल में हमें पता है ठीक है, 10 होते हैं, क्या कहते हैं, क्या कैसे कहेंगे, शेप वट एवर, आई डोंट नो टेक्निकली क्या कहते हैं। जो हमारा बेस 16 होता है, जिसको हम हेक्स भी कहते हैं, वो इसी तरह 9, 9 के बाद ए के बाद बी, सी, डी, ई, ये मेरा एफ। जो पेंसिल है आईपैड का, वो थोड़ा सा गरीब सा है, तो वो ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन बेस 16 के अंदर हमारे पास 16 डिफरेंट कैरेक्टर्स कहेंगे, आई डोंट नो क्या कहते हैं इनको, टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। तो लिहाजा जब हम इसी नंबर को, जैसे हमने देखा, मैं वापस आता हूँ, वापस कैसे आते हैं, हाँ, अच्छा वो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। मैं वापस आता हूँ इस पर। तो अब ये वाले जो नंबर्स थे हमारे, इसको हम फिर हम, यानी कि जो ये इतने बड़ी इसकी सीक्वेंस थी, हम उनको इन छोटे सीक्वेंस से फिर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है, ये 0000 लिखा हुआ है और ये ABCD लिखा हुआ है, तो वो उसका एग्जैक्ट कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है, लेकिन मतलब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह हम यहाँ हमने हर 4 बिट्स को एक उसमें कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 2 to the power 4 इज इक्वल टू व्हाट, 16। ठीक है। तो बेस 16 में क्या होता है कि हर 4 बिट को कन्वर्ट करके हम एक उसमें वो कर लेते हैं। ठीक है। तो लिहाजा ये जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है, वरना बाइनरी और हेक्स में उस तरह कोई वो नहीं है। लेकिन हम इसको कॉम्पैक्टनेस के लिए इनफैक्ट ज़्यादातर हम हेक्स सिस्टम यूज़ करते हैं। और हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो हमने कहा था ना, कि जो जो टेबल बनाई थी हमने कि जी दो हों तो ऐसे होगा, चार हों तो ऐसे होगा, तो जाहिर सी बात है वो हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हमारा होगा कि जी 10 12 15 बिट्स ऐसे हों तो फिर ये होगा। तो उसकी जगह हम सिंपल, जब उनको कॉम्पैक्ट करके हैक्स में बना लेंगे, तो लिहाजा हम हैक्स में रिप्रेजेंट करना उनको आसान हो जाएगा कि जी ABCD मिसाल के तौर पर है तो उसका ये मतलब है, EF 9 8 मतलब है तो उसका ये मतलब है। इसको हम इन अदर वर्ड्स इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो वो भी हम इसको वो हमारा फिर कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अ, मैं अपने ज़रा नोट्स देख रहा था। तो बहरहाल ग्रुप 4 और 8 जो है वो हम करते हैं, यानी कि बाइट्स को, 4 बिट्स को हम टुगेदर, और उससे हम अपना एक हैक्स का बिट बना लेते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह जो है ना 4 बिट्स टुगेदर जो है ना वो एक हैक्स का बिट हो जाता है। अब ये जो है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि बेसिकली CPU रीड करता है। जैसे हमने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमने कहीं स्टोर करना है, और फिर जो हमारे पास एक मैकेनिक कंप्यूटिंग सिस्टम होगा, जो एक्चुअल सिस्टम होगा, वो उसको रीड करेगा। तो ये वो सिस्टम है जो, सॉरी, मेमोरी है जो कि रीड करता है। तो हमें हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि जी हम किस तरह इंफॉर्मेशन को
कन्वर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, उनकी क्या किस तरह की लॉजिकल फॉर्म होती है। फिजिकल तो जो भी होती है सो होती है, उसकी लॉजिकल फॉर्म क्या होती है। अब इससे हम कर क्या सकते हैं, यानी कि ये जो 0 या 1 है इसको हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हमने नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो हम नंबर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने इससे मिसाल के तौर पर कोई और चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, मिसाल के तौर पर कोई इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करने हैं, तो वो हम कर लेते हैं। कॉमनली जो कॉमनली सबसे ज़्यादा हम जिस चीज़ को हम हमारा सामना होता है, हम जो टाकरा हो जाए यूँ कह लेंगे हम होता है, वो हम वर्ड्स के साथ होता है। वर्ड्स के साथ मतलब कि जी हम स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट देखते हैं, हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है ना। सारी तो वो इंफॉर्मेशन जो है, जैसे हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में कह लें कि हमने अगर फर्ज किया कोई ऐसे लिखा है या कोई भी ऐसे कॉन्टेक्ट टेक्स्ट है, वो स्टोर है, तो वो कैसे स्टोर होगा लॉजिकली। तो देखें वो होता क्या है। ये आप देख लें, ये एस्की टेबल है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमने क्या किया, आप इसी कॉलम में देखेंगे सबसे लेफ्ट मोस्ट जो है वो डेसिमल है, उसके बाद हेक्स है, उसके बाद ऑक्ट है। ऑक्ट बैरल बेस 8 का सिस्टम होता है जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन बैरल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अ, मैंने तो सॉरी नहीं लिखा, मैंने जहाँ से लिया वहाँ से ये चीज़ आ गई है। जस्ट सेकंड, डेसिमल करेक्टर। अच्छा, अब ये है क्या, ये एक बाइट का स्ट्रक्चर, बल्कि नहीं हाफ बाइट तकरीबन का वो है कि जी एक बाइट के अंदर हम इंफॉर्मेशन रख सकते हैं 256 डिफरेंट इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। उसमें उसका ये हाफ कह लें, क्योंकि 128 डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया हुआ है। और वो होता है हमने क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखें, जब हमने पिछली दफ़ा कोड टेबल स्टडी किया था, वो देखें यहाँ से देखें आप। मैं इसको ज़रा पेन सेलेक्ट कर लूँ और मैं कलर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लो। यहाँ पर देखें 65, 65 के आगे क्या लिखा हुआ है, यानी कि 65 जो डेसिमल है, जो कि एक्चुअली 41 हेक्स है, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, या उल्टा मैं कह रहा हूँ, ए को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं उस नंबर से। तो इसका मतलब है कि जब भी हमारा कंप्यूटर जो है वो 41 हैक्स रीड करेगा, तो इट विल कंसिडर इट एज ए। तो स्क्रीन पर अगर फर्ज किया उसका काम होगा प्रिंट करना कोई चीज़, तो वो ए को प्रिंट कर देगा। और अगर 42 देखेगा तो बी, 43 देखेगा तो सी, एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं अनटिल 5A तक, जहाँ पर जेड है। और फिर दोबारा ये शुरू हो जाता है 61 से, यहाँ पर कैपिटल पहले था और अब स्मॉल ए, ठीक है। तो साइंस वही है। ये 26 और 26 52 जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट इंग्लिश के दो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लग जाते हैं। और उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डिफरेंट, एक सेकंड ये मेरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिफरेंट शेप्स हैं, मैथमेटिकल डिजिट्स हैं, सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो जो जो कॉमन एक हमारे उसमें इस्तेमाल होता है वो सारा यहाँ पर है, ठीक है ना। वो सारी तकरीबन इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि हमारे सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, लिखने राइटिंग्स के अंदर, वो उन सारों को एक डिफरेंट नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, क्योंकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली नंबर्स। तो लिहाजा हमने उसको उन नंबर्स को अपने टेक्स्ट के ऊपर मैप कर लिया है, ठीक है। तो अब कंप्यूटर जब भी देखेगा इनमें से कोई नंबर, वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। जब उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको समझेगा, तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट जो है वो हमें बता देगा कि जी, अगर मिसाल के तौर पर अगर हमने लिखना हो, क्या लिखना हो, गुड, ये लिखना हो अ गर्ल, ठीक है। अ गर्ल हमने लिखना हो, मैं पेन चेंज करूँ, अगर अगर लिखना हो तो आ क्या है हमारे पास, 41 हेक्स। इतना मेरा गंदा 4 है, 41, ठीक है। उसके बाद आ स्पेस गर्ल होगा, तो स्पेस की तरह भाई स्पेस होता है मेरा ख्याल में 20 जी बिल्कुल। तो उसके बाद 20,
ठीक है। उसके बाद जी स्मॉल, जी किधर है, ए बी सी डी ई एफ जी 6 7, ठीक है। आई स्मॉल 6 9, आर स्मॉल 7 2, एल स्मॉल 6 C। ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जब हमने पीछे से कह रहे थे 41206676972267 हैक्स, ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है। और जब भी कंप्यूटर उसको रीड करेगा, उसको डिस्प्ले करना होगा कहीं पर, तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैपिंग रीड होगी, और उसके लिहाज से गर्ल जो है वो हो जाएगा। जो आज आज हम होमवर्क करेंगे जिसमें आप अपना नाम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो बिल्कुल इसी का एक रिवर्स प्रोसेस होगा। ठीक है। तो ये जो है ना टोटल यूँ कह लेंगे सिंपल सी साइंस है। ठीक है। ये देखते हुए आपको जाहिर सा ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये ऐसे है तो हमारे जो उर्दू के लेटर्स हैं वो कैसे होते हैं, या अरेबिक लेटर्स कैसे होते हैं, या पर्शियन कैसे होते हैं, या हिंदी कैसे होती है, या दुनिया में तो जाहिर सी बात है सिर्फ इंग्लिश तो नहीं है। इवन इंग्लिश में इंग्लिश तो है, लैटिन में इन करेक्टर्स 26 करेक्टर्स के अलावा भी करेक्टर्स होते हैं, एक्सेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है। तो वो फिर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? जाहिर सी बात है, देर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सटेंड द साइज। अभी हमने यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं कोड टेबल, एस्की टेबल जो ये चीज़ है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। एस्की टेबल जो है बेसिकली 1 बाइट सिस्टम के ऊपर है इसकी, और ये सिर्फ एस्की टेबल जो है वो इंग्लिश लेटर्स के लिए। ठीक है। जब हमने यानी कि कंप्यूटर जब जाहिर सा इवॉल्व हुआ और पता लगा क्या, इवेंचुअल नीड आ गई कि जी अब सारी दुनिया की लैंग्वेजेस और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी कवर कवर करना है इस प्रोसेसिंग इंजन के अंदर, ताकि वो सारी चीज़ें जो है ना वो कवर हो सकें, वो सारी चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जाहिर सी बात है हम 8 बिट्स के अंदर तो 256 इंफॉर्मेशन को हम रख सकते थे, यानी कि ये कोड टेबल 128 का है, इसी तरह का एक और 128 का बन जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद तो जबकि करेक्टर्स हैं वो उर्दू के ही फर्ज किया 36 हैं, अरबिक के उर्दू से चले मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज, हिंदी है, कोरियन, जापानीज, चाइनीज, यानी कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द लेटर्स दैट यू नीड, राइट। तो इससे यानी कि उसका फिर सोल्यूशन क्या था? उसका सोल्यूशन था यूनिकोड। यूनिकोड जो है ये एस्की टेबल जिस तरह, इसी तरह यूनिकोड टेबल उन्होंने बनाया जो कि 16, मैं इसको ज़रा वाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, जो कि बेसिकली यूनिकोड जो है वो 16 बिट्स टेबल है। ठीक है। 16 बिट्स का मतलब क्या है? 2 to the power 16 का मतलब होता है मेरे ख्याल में, सॉरी, 65535 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेसिकली 2 बाइट, एक बाइट हमने कहा था ना 8 बिट्स का होता है, तो अगर हमारे पास 2 बाइट्स हों यानी कि 16 बिट्स, तो उसके अंदर हम 65 535 डिफरेंट किस्म के सिंबल वगैरह या यूँ कह लें कि आइटम्स को हम मैप कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप गूगल कर लें, मैंने इत्तेफाक से मैंने उसको यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मिसाल के तौर पर उर्दू का आप कोड पेज देखेंगे तो वो इन्हीं इसी के बीच में कहीं पर होगा। आई डोंट नो, मैं वैसे ऐसे ही कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर वो हो सकता है 2565, 2566, 2567, ये सारे जो है ना यहाँ से अलिफ बे पे ते टे से शुरू होता हो। ठीक है। तो इसी तरह अरबिक का होगा, इसी तरह डिफरेंट होते हैं। जो और उर्दू का होता है वैसे वो मुझे पता है कि वो अरबिक के अल्फाज को यूज़ करता है, तो अरबिक के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, प्लस उसके अपने फिर अलग थोड़े से अलग हैं। तो इस तरह उसका जो है वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है। लेकिन इवेंचुअली जैसे कि इस एग्जांपल को बताने का मकसद भी था कि जी इवेंचुअली
It is all capability of a computer that it can read or store one bit. उस वन बिट के ऊपर जो स्टोरेज या रीड है या रिट्रीवल है, हम उसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, उसको हम जोड़ते हैं और उससे हम डिफरेंट चीज़ें बना लेते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर जो पावर है ओवरऑल, वो सिर्फ और सिर्फ एक बिट के प्रोसेस करने की है। एक बिट के प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि एक बिट ज़ीरो है या वन है, वो कंप्यूटर को पता चल सकता है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। अदर देन दैट, जो कंप्यूटर के पास यूं कह लें कि स्किल है, या जो कंप्यूटर के अंदर जो जो पावर है, वो ये है कि ये जो रीड करने का प्रोसेस है, एक बिट को रीड करने का प्रोसेस, दिट दिस कैन बी वेरी 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 फास्ट। यानी कि हम एक बल्ब को देखेंगे और उसकी मदद से गेस करेंगे कि यार ये ऑन है कि ये ऑफ है। उस टाइम के फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, यानी कि यूँ कह लेंगे उससे भी कहीं ज़्यादा फ्रैक्शन, बहुत छोटा टाइम लगता है कंप्यूटर को ये प्रोसेस करने में कि ये बिट जो है ना ऑन है। तो ज़्यादा कंप्यूटर इज एक्सट्रीमली ब्लेजिंगली फास्ट मशीन that can do only one thing, that it can read a bit is zero or one। ठीक है, और इट कैन ऑफ कोर्स टर्न अ बिट जीरो टू वन और वन टू जीरो। ठीक है। बाकी जो हमारी साइंस है वो मशीन के ऊपर नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि हमने उनको जोड़ जोड़ के इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लिए हैं कि अब कंप्यूटर हमारा ऑलमोस्ट सारे काम हमारे कर सकता है। यानी कि जो हम देखते हैं, ठीक है, इवन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम इसी तरह के कंप्यूटर के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इस्तेमाल करके रिमोट ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। इसको क्लियर करना पड़ेगा। अम, हमने कहा, हमने ये पढ़ा, क्या कहते हैं, इतनी देर से अभी, जो पिछले लेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा और आज भी, मेन हमारा फोकस था, वो हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर था कि भाई इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है, रिट्रीव कैसे होती है। इस काम के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कंप्यूटर करता है, वो उसका प्रोसेसिंग है। जो भी हमने पार्शली हमने कहा, जो रीड करना है इंफॉर्मेशन को, वो प्रोसेसिंग का ही एक स्टेप है। ठीक है, रीड करना, गैस अंदाजा, गैस या अंदाजा तो मैं नहीं कहना चाहता, एक्चुअली रीड करना है कि जी दैट बिट दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, इट इज इन व्हाट फॉर्म, इज इट ऑफ और ऑन। ठीक है। और जाहिर सी बात है, हम अभी तक हम बिट 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 कर रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ लिया कि बिट इज़ लाइक एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग। लिहाजा हम उसको कॉमनली हम उसको, बल्कि मैं यूँ कह रहा कि पिछली स्लाइड, सॉरी एक सेकेंड, पिछली स्लाइड पे मैं जाके एक दफ़ा फिर वापस आता हूँ कि जी ये जो हमने इसकी हम बात करते हैं, क्या कहते हैं इसकी, हम इसकी ज़्यादा बात अब नहीं करेंगे, या हमें पता है कि हम इवेंचुअली हम सारे काम जो कर सकते हैं वो हम हैक्स, या यूँ कह लेंगे ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स की मदद से कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स होती हैं, ये हमारे डिफरेंट चीज़ों में, यानी कि जिस तरह हमने ASCII टेबल में भी देखा, जिस तरह हमें यूनिकोड टेबल वगैरह का भी कर सकते हैं, तो वो जो है ना, हम उसमें करेंगे। ठीक है। इवेंचुअली इसमें यानी कि सिर्फ ये प्रेजेंटेशन, अभी हमने प्रेजेंटेशन की सिंपल एग्जांपल की बात की थी, अब हम जा रहे हैं, हम बात करने क्या कहते हैं प्रोसेसिंग की। तो वहाँ पर हमारा ये इंस्ट्रक्शन सेट के तौर पर भी यूज़ होता है। ठीक है, हम कैसे यूज़ होता है देखें। जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU, CPU जो है वो कंप्यूटर के अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि उस इंफॉर्मेशन को रीड करना। ठीक है, रीड करना, सॉरी नॉट रीड करना, जस्ट रीड करना, और फिर उसके कोई एक्ट करना किसी ख़ास तरीके से, जो भी जिसके लिए भी वो CPU बना हुआ है। CPU नॉर्मल किस लिए बने होते हैं? CPU नॉर्मल बने होते हैं इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है।
देन अगेन इंस्ट्रक्शन वो क्या क्या किस किस तरह की हैं वो डिटेल है। वो हम जाके देख सकते हैं मुख्तलिफ। लेकिन हाई लेवल पे मैं आपको बताऊं कि जो भी कंप्यूटर आपका जो आपका सीपीयू होता है वो किसी ख़ास इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर इंटेल का जो सीपीयू है उसका अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट है और उसकी मदद से चल रहा होता है। इसी तरह एएमडी का है, ज़्यादा तो नहीं है वैसे, लेकिन बहरहाल काफ़ी और भी हैं जो कि ये तो मेन स्ट्रीम हम कॉमनली यूज़ उसके वो है। इसके अलावा गेम्स की मशीन जो एक्सबॉक्स है, प्ले स्टेशन वगैरह ये हैं, इनके अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे होते हैं, देर ऑल हैव देयर ओन इंस्ट्रक्शन सेट। वो इंस्ट्रक्शन सेट वगैरह एग्जैक्टली क्या होते हैं वो हमारा मकसद नहीं है, लेकिन मकसद हमारा जो है वो ये है कि बेस्ड ऑन रीडिंग मेमोरी वगैरह जो भी वो रीड करते हैं, स्टेट्स ऑफ ऑफ ट्रांजिस्टर बिट्स वगैरह जो रीड करते हैं, उसके बेस पे उन्होंने कुछ परफॉर्म करना होता है। वो जो परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्म करना होता है वो इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकते हैं? वो इंस्ट्रक्शन होते हैं फलां मेमोरी को फलां जगह मूव कर दो, फलां को इतने से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन होती हैं उनमें से अच्छा, ये प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो प्रैक्टिकली, ये मैंने जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये तीन चीज़ों के ऊपर मिलकर बना होता है। एक कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इमीडिएट एक्सेस स्टोर। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट एक ऐसी चीज़ होती है सीपीयू के अंदर जो कि इस यूं कह लें कि उसको स्ट्रीमलाइन कर रहा होता है कि भाई इनपुट लेना कौन सा है, यानी कि किसकी बारी है एंड सो ऑन। ठीक है, तो लिहाजा जब इंफॉर्मेशन आती है वो कंट्रोल यूनिट उसको वो कर रहा होता है कंट्रोल, और वो इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ, वो ये चीज़ कंट्रोल कर रहा होता है एंड सो ऑन। कुछ और दूसरे भी एक यूं कह लें कि मैनेजमेंट के काम कर रहा होता है। इमीडिएट एक्सेस स्टोर जो है वो मेमोरी का मेमोरी की यानी कि ये जो येलो बॉक्स है हमारा, ये बेसिकली जो है वो हमारा ये मेमोरी कह लेंगे इसको हम। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है यार, ये मेमोरी क्या है? ये मेमोरी यानी कि वही है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को हम ला के रखते हैं सो दैट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट। अच्छा, पर्पल साइड पर आ जाएं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर है, वो कुछ अरिथमेटिक करने के लिए, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइड डिवीजन ये वो, और कुछ लॉजिक ऑपरेशन करने के लिए। ये दोनों चीज़ें फिर वही बात है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जो है ना ज़्यादा हाई लेवल देख रहे हैं, लेकिन नाम से जैसे क्लियर है कि इसका काम यही एग्जैक्टली यही है कि वो जो डेटा जो येलो बॉक्स में आया हुआ है, उस डेटा के ऊपर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है, यानी कि उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। तो लिहाजा अगर उसमें इंस्ट्रक्शन है कि जिसको मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर दो डिवाइड कर देना, वट जो भी करना है वो कर दो। और लॉजिक ऑपरेशन यानी कि जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कि जी यूनियन है मिसाल के तौर पर, सेट के केस में आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, वो वाले ऑपरेशंस भी ये करता है। और ये जब इसका जो रिस्पांस जो होता है फिर वो कंट्रोल यूनिट की मदद से वो आगे चला जाता है। अच्छा, ये तो हमने बात की कि जी क्या नाम है, एग्जैक्टली सीपीयू के अंदर जो है ना ये तीन चीज़ें होती हैं, जो कि बड़ा लॉजिकल सा भी लगता है कि एक चीज़ है जो कि मैनेज कर रहा है इन्फॉर्मेशन को आने जाने में, एक चीज़ है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और एक चीज़ है जो कि एग्जीक्यूशनर है जो कि चलाता है उस चीज़ को। वो कैसे करता है, यानी कि वो वही एक्शन परफॉर्म करता है जो कि उस पर उसका उसका काम है। मिसाल के तौर पर ये सारे जो है ना हमारे फिजिकल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो ये काम करती है। लेकिन होता क्या है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क में एक प्रोग्राम होगा। ठीक है, वो प्रोग्राम जो है हमारा, यहाँ पर कहीं पर रैम होगी। ठीक है, रैम में आएगी। ठीक है, और रैम से वो चीज़ जो है वो सीपीयू में इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ हमारा प्रोग्राम जो है वो कुछ एमबीज का हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली रैम में अब तो खैर एमबीज में इंफॉर्मेशन आती है। इवन यहाँ पर एचडी में प्रोग्राम जो है वो शायद जीबीज का हो सकता है। रैम में प्रोग्राम जो है वो एमबीज में या फिर किलोबाइट्स में डेटा आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसमें से भी कुछ पोर्शन, यानी कि नॉर्मली किलोबाइट में ही इंटर इमेज एक्सेस मेमोरी में आएगा और वो एग्जीक्यूट होगा।
बेसिकली ये जो हमारा सिस्टम है सीपीयू, ये बेसिकली हमारा वो सिस्टम है जो कि सारा हमारे काम करता है, फास्टेस्ट सिस्टम है हमारा, जो कि उस इंफॉर्मेशन को, उस सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। ये कैसे करता है, यानी कि उसके उसके जो प्रोसेसिंग है एग्जैक्टली कैसे करता है, तो फिर वही बात है कि हार्डवेयर का कोर्स हो जाएगा। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, या जो यूँ कह लें कि हम उसको हम समझ सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आपने, बल्कि आपने यानी कि क्लॉक स्पीड के बारे में शायद सुना हो, कि इस सीपीयू की इतनी स्पीड है, 2.1 गीगाहर्ट्ज, 1.6 गीगाहर्ट्ज, दिस एंड दैट। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी, जी भी फ्रीक्वेंसी लिखा है लेकिन खैर, फ्रीक्वेंसी की क्या कहते हैं, यूनिट होता है हर्ट्ज, सॉरी HZ, हर्ट्ज। तो वो क्या होती है, वो ये होती है ना कि एक सेकंड के अंदर कितने ऑपरेशंस या कितने साइकिल्स कोई चला सकता है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक सेकंड के अंदर अगर काम सर्टेन टाइम्स हो सके, तो हम उसे कहेंगे कि इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो जो सीपीयू है उसमें उसकी सबसे जो पावर होती है, वो मेन चीज़ जो होती है उसकी, वो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि वो कितने इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। ये बात शुरू हुई थी शायद, पता नहीं, एक इंस्ट्रक्शन या एक से भी कम इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक सेकंड में जो कि सीपीयू एग्जीक्यूट करता था। और आज आपको पता है 2.4 गीगा हर्ट्ज टाइप। 2.4 गीगा हर्ट्ज का मतलब क्या है? 2.4, अच्छा, बल्कि मुझे 2.4 गीगा हर्ट्ज का मतलब है तकरीबन 2.4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस इन 1 सेकंड, यानी कि 2.5 अरब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक सेकंड में एक प्रोसेसर नॉर्मली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो आप खुद सोच लें कि हमारा अब जो है स्पीड जो है, इस वजह से ब्लेजिंगली फास्ट जो मैं कह रहा था, वो इस वजह से है कि जी जो कैपेसिटी, यानी कि हमारे पास एक नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर शायद इतने ऐसे थोड़े ज़्यादा, आजकल कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक नॉर्मल प्रोग्राम में एक अरसे तक इससे कहीं कम इंस्ट्रक्शंस होती थी। ठीक है, तो वो कम इंस्ट्रक्शंस जो है वो आराम से एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता था, लेकिन खैर आज का कंप्यूटर कर सकता था, उस वक्त शायद ये पावर इतनी कम हो। अच्छा, ये एक चीज़ है, ये क्लॉक स्पीड होती है, ये किसी की 2.4 गीगा हर्ट्ज है, किसी की 1.6 गीगा हर्ट्ज है, एंड सो ऑन। और एक ज़माने में जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे 2000 के करीब, तो ये क्या था, पेंटियम 4, पेंटियम 3, और एक मैं पता नहीं, मुझे भूल गया वैसे, लेकिन वो शायद मेगा हर्ट्ज में कुछ था। ठीक है, यानी कि इससे कहीं कम स्पीड, बहुत ही कम स्पीड थी, ये तो 1000 टाइम या उससे भी ज़्यादा टाइम ज़्यादा है। खैर, और अभी हम बात कर रहे हैं एक प्रोसेसर की। सेकंड चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल के, आपको पता है कि हम कंप्यूटर्स के अंदर सिंगल कोर्स नहीं यूज़ होते। ठीक है, तो सिंगल कोर्स नहीं यूज़ होने का मतलब क्या है कि जी एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा सीपीयूज होते हैं। अब एक सीपीयू हमारे 2.5 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर वहाँ पर 4 सीपीयूज होंगे, तो वो जाहिर सी बात है उससे 4 गुना, यूँ कह लेंगे रफली 4 गुना वो एग्जीक्यूट कर सकता है। रफली इसलिए कि जी एग्जैक्टली 4 गुना नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है, कुछ जो है ना वो एफिशिएंसी में और चारों को एक दूसरे के साथ मैनेज करने में उसमें खर्च हो जाते हैं। तो लिहाजा थोड़ा 4 से थोड़ा सा कम, लेकिन बहरहाल रफली 4 गुना इंस्ट्रक्शन, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज के 4 प्रोसेसर हैं, इसका मतलब है कि 2.4 × 4, और इसी तरह क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, वटेवर, ऑक्टा कोर में 8 प्रोसेसर होते हैं। और जो कैश होता है हमारा, यानी कि ये जो सीपीयू के अंदर जो इमीडिएट एक्सेस स्टोर है, ये कैश नहीं होता। कैश बेसिकली इसके साथ, यानी कि यूँ कह लें कि बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो कि इसके साथ ही एसोसिएट होती है। और जितनी ज़्यादा वो हाई स्पीड मेमोरी ज़्यादा होगी,
जाहिर सी बात है सीपीयू को उतना कम टाइम लगेगा टू गेट दैट थिंग्स इनटू इनटू इट्स एक्चुअल प्रोसेसिंग एरिया। तो क्योंकि आपको पता है हार्ड डिस्क और रैम जो है वो रिलेटिवली स्लो है इनसे, सीपीयू की पावर से, सीपीयू की स्पीड से बहुत ज़्यादा स्लो है। तो लिहाजा हार्ड डिस्क तो खैर बहुत ज़्यादा स्लो है, तो लिहाजा वो हार्ड डिस्क में से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उठा के रैम में रख लेते हैं। फिर चूंकि रैम भी रिलेटिवली कैश वगैरह से बहुत स्लो है, तो लिहाजा हम बल्कि इमीडिएट एक्सेस से बहुत स्लो है, तो लिहाजा हम वहाँ से मैक्सिमम चीज़ें उठा के हाई स्पीड कैश मेमोरी में रख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीडी मेमोरी होती है। स्पीडी के लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि आप कितनी जल्दी वो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करना था और निकालना था और रीड करना था, राइट करना था, वो काम कितनी जल्दी कर सकते हैं। यानी कि जब आप हार्ड डिस्क से करते हैं ना, हार्ड डिस्क में मिसाल के पुराने ज़माने की हार्ड डिस्क में, अभी मैं एसएसडी की बात नहीं कर रहा, पुराने ज़माने की हार्ड डिस्क में वो मैग्नेटिक टेप्स वगैरह भी इवन लगी होती थी, ठीक है। तो उसकी फिजिकल लिमिटेशन थी, यानी कि अगर आपने 10 बिट्स को रीड करना है या 100 1000 बिट्स को रीड करना है, तो टेप के ऊपर रीड करते हुए एक्चुअली चूंकि मैनुअल एक हेड ने घूमना है और उसने रीड करना है, तो हेड घूम के स्टार्ट होगा, घूमेगा, वापस आएगा, तो उसको कुछ कुछ सेकंड, एक आध सेकंड लगेंगे लगेंगे, ठीक है। तो ये उसकी यानी कि फिजिकल लिमिटेशन थी। वो जाहिर सी बात है वो इस वजह से डेफिनेटली स्लो भी था। और इस वजह से यानी कि आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि जी आपने यहाँ पर फर्ज किया आप 2.4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हो, और आप जो है ना 1 बिलियन एग्जीक्यूट करके उसके बाद आप वेट कर रहे हो कि जी मेमोरी से डेटा आए तो फिर आप करें। फिर प्रैक्टिकली आप यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग 2.4 बिलियन, बल्कि इनफैक्ट यू आर स्पेंडिंग योर मोस्ट ऑफ द टाइम इन वेटिंग, ठीक है, इंतज़ार में आप टाइम गुजार रहे हो। तो इसलिए आप हार्ड डिस्क से ज़्यादा डेटा उठा के लोकल कर लेते हो, और लोकल करने के बाद सारी प्रोसेसिंग जो है वो लोकल करते हो। उसमें बहुत सारी साइंस होती है, एंटिसिपेशन, ये वो, कि जी जिस प्रोग्राम ने आगे रन होना है आप उसको पहले से उठा के मेमोरी में रखो, आपको पता हो कि किस प्रोग्राम को ने रन होना है, एंड सो ऑन। तो प्रोसेसिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग, लेकिन जो हाई लेवल पर हम देख रहे हैं वो उस लिहाज से ये जहन में रखें कि जी जो है ना ये मेन हमारे पास पार्ट्स हैं जो कि इस तरह के एक लॉजिकल सीक्वेंस में ऑपरेशंस करते हैं। जो मेमोरीज हैं उनकी वो बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोरेज बॉक्सेस हैं। वो इंफॉर्मेशन स्टोरेज बॉक्सेस जो हैं वो दे दे आर डिफरेंट टाइप्स फ्रॉम हार्ड डिस्क, यानी कि जो कि स्लोएस्ट है, वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल होती है टुवर्ड्स रैम, जो कि फास्ट, काफ़ी फास्ट है, और वहाँ से आगे वो टुवर्ड्स सीपीयू। सीपीयू जो है वो उसके अंदर बिल्ट इन मेमोरी, जिसको ज़्यादा रजिस्टर्स कहते हैं, या फिर जो एक्सटर्नल मेमोरी उसकी फास्टेस्ट मेमोरी स्टिल कैश, उनमें जाती है इंफॉर्मेशन, और वहाँ से फिर ऑनवर्ड उसके रजिस्टर में जाके प्रोसेस होती है। ये जो है मोर और लेस हमारा जो है ना, यूँ कह लें कि मेमोरी का और कंप्यूटर के प्रोसेसिंग का ये यूँ कह लें कि हाई लेवल एक आइडिया था। होपफुली यानी कि जो मेमोरी और प्रोसेसिंग है कंप्यूटर की, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि जी किस तरह हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के ऑटोमेटिक सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अपनी समझ बूझ में बढ़ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह अभी तक हैं तो यू श्योर कैन आस्क। दरम्यान में भी आप लोग पूछ सकते थे, मसला नहीं था, लेकिन अगर नहीं पूछा और अभी हैं तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन अदरवाइज हमारा जो आज का सेशन है वो यहाँ पर ख़त्म होगा, ठीक है। अनस, हादिया, हमाद, एनी क्वेश्चंस? बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि कुछ अच्छा सारों ने क्योंकि आप लोगों में फ्रेश भी हैं जो कि पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो उनको लिए तो चलो वो इंटरेस्टिंग हो ना हो, बहरहाल नई चीज़ है, ठीक है।
हमाद हैं और इस तरह करके जो लोग जिन्होंने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, तो और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इनमें से कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है पहले से पता होंगी। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो ये होता है कि चूंकि कुछ चीज़ें पहले से पता होती हैं तो यू गेट बोर्ड, और फिर जो है ना फिर आप फोकस नहीं कर रहे होते। तो वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें पहले से भी पता भी हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो कि यूँ कह लें कि ना अ, ये रिवाइज होने में इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि आई होप इंशाल्लाह इसमें नई चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि नई हों, जो कि आपको पहले से ना पता हो। और ये जो है आपके आगे चल के यानी कि यूँ कह लें कि प्रोग्रामिंग के जो बेसिस है ना, उनको स्ट्रॉन्ग करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। यानी कि यू वुड नो कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप काम कर रहे हैं वो कैसे, वो चलता कैसे है, उसकी उसके साइंस क्या। बल्कि ओरिजिनली जो मैंने आपको कहा था ना कि मैजिक, ये शायद आपको पता नहीं कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन किसी से मैं बात करते हुए कह रहा था कि हम जब कोई काम कर रहे थे, कोडिंग कर रहे थे, तो उसमें अक्सर हमारे जहन में जो जिस जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता, वो हम उसको वो हमारे जहन में मैजिक की तरह आता है कि जी ये चीज़ तो ऐसे ही होती है, आई डोंट नो कैसे होती है, लेकिन बस हो जाती है। ठीक है। तो जब आप ये कहते हैं जी कि ये चीज़ ऐसे ही होती है और ये मुझे नहीं पता कैसे होती है, बस हो जाती है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू आर यू आर सेइंग कि जी इट्स 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 ऑल मैजिक। तो वो चीज़ इंशाल्लाह इससे कवर होगी, और आप जो है ना यानी कि कॉन्फिडेंटली चीज़ों को करेंगे। इवन वो चीज़ जिनका नहीं भी पता होता, आप उनको क्विकली गूगल कर सकेंगे। आई वुड इनकरेज, जहाँ जहाँ भी मैंने रेफरेंस कर्टिसी लिंक्स दिए मैं, इनको आपने क्लिक करना है। ये स्लाइड्स जो हैं वो जाहिर सी बात है आपके पास अवेलेबल होंगी। इवन मैं इस वीडियो को लगा दूंगा और उसके साथ भी ये लिंक्स होंगे। तो लिहाजा इन लिंक्स को आपने जहाँ जहाँ भी, मैं जब भी बात करता हूँ ना कि ये लिंक है या फलां चीज़ है, उसको आपने क्लिक करके उसको एक्सप्लोर करना है। यानी कि जाहिर सी बात है अगर वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको स्किम थ्रू ज़रूर करें, उसके बारे में देखें। जब उसके उस बारे में चीज़ समझ में आ जाए तो फिर आप उसको छोड़ दें, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बेशक ना जाए। लेकिन इन लिंक्स को देने का मकसद यही होता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बेसिक उनका क्रक्स, जो हाई लेवल चीज़ है वो बता रहा हूँ। आपने जाके डीप जाके, या जितना भी डीप जा सकते हैं, उसको जाके देख कर उधर से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। या तो यहाँ से करना है या फिर बुक्स रीड करनी है। ठीक है, दो में से एक चीज़ करनी है। जाहिर सी बात है आजकल के लिहाज से मैं लिंक्स जो हैं वो शेयर कर देता हूँ, जो कि इंटरनेट पर मौजूद डिफरेंट, और मैं ज़्यादातर लिंक्स उधर ही शेयर करूँगा जो कि रिलायबल और अच्छे सोर्सेज होंगे। तो वो आप उसको जाके डिटेल से देखेंगे तो इंशाल्लाह क्लैरिटी भी ज़्यादा होगी। तो बहरहाल मैं ओरिजिनली ये कह रहा था कि जो लोग पहले से कुछ ना कुछ यार ये बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं, या इवन आईसीएस वगैरह में कुछ ना कुछ पढ़ चुके होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बोरियत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन फिर भी ट्राई टू फोकस, क्योंकि देर आर थिंग्स दैट मस्ट बी नोन। ठीक है ना, इसके लिए वजह से